मॉर्निंग इंडिया WTV के चैट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता धारीवाल और इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपनी क्षमता से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से न जाने कितनी ही महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। और आज की हमारे कार्यक्रम की हमारी मेहमान है रंजना शाही। आइए मुलाकात करते हैं हमारी मित्र रंजना शाही से। रंजना, आपका बहुत बहुत स्वागत है WTV के इस चैट शो में। रंजना, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या वही बचपन वाली रंजना है जो एक छोटी सी बच्ची ने जो जीवन के जो सपने देखे थे, क्या आप वही रंजना हैं? मुझे लगता है मैं डिफरेंट रंजना हूँ। रंजना तो सेम है, लेकिन जो अनुभव हुए उसने जो सपने हैं और जो परसेप्शंस हैं वो चेंज कर दिए। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हर किसी के बहुत सारे सपने होते हैं और मेरे तो कुछ बहुत ही ज़्यादा थे और मैं दुनिया को बहुत ऐसा महसूस करती थी कि दुनिया बहुत अच्छी है, हर कोई बहुत अच्छा है और उसी हिसाब से डील करती रही। लेकिन प्रतिदिन आपको अनुभव होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ इज़ अ क्लासरूम एंड यू लर्न एवरी मोमेंट। तो आप हर पल सीखते हो, लेकिन जब आप अनुभव होते रहते हैं तो बड़े खट्टे मीठे तो कम होते हैं, खट्टे और कड़वे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो धीरे धीरे आप में एक तरह की, जिसको आप कहो समझदारी कह लो या ये कह लो कि निराशा भी आने लग जाती है। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता तो आप बहुत आशावादी होते हो, लेकिन जब आपको दुनिया के आटे दाल का भाव पता लग जाता है तो आपके सपने भी कम होने लग जाते हैं और क्योंकि आपको पता लग जाता है कि संभव नहीं हो सकता, तो इसलिए आप कुछ हद तक निराशावादी भी होने लग जाते हैं। रंजना, आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ बड़ी हुई, कहाँ पढ़ाई की, ये छोटी सी जानकारी। जन्मी चंडीगढ़ में ही पली, यहीं से मैंने स्कूलिंग की, MCM DAV कॉलेज से कॉलेज किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, CS किया। मैं पहली लड़की थी जिसने कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाई किया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, इस पूरी बेल्ट में। तो मैं प्योर ब्रीड चंडीगढ़ियन हूँ और मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड आई एम इन लव विद दिस सिटी। रंजना कोशिश नाम का एक संगठन चलाती हैं और मेरा सवाल रंजना से ही है। रंजना, क्या है ये कोशिश और इस कोशिश में आप क्या कोशिश कर रही हैं? एक्चुअली जब मैंने कोशिश बनाया तो मेरी कॉरपोरेटर की टर्म ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद एक नॉर्मल लोगों में सोच होती है कि भाई पॉलिटिशियन जब तक इलेक्टेड रहता है तो काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। तो एक्चुअली मैं काम करना चाहती हूँ शुरू से ही, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में भी थी। तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आप पॉलिटिक्स में या पार्टी फोरम पे नहीं कर सकते हो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो अगर आपकी अपनी NGO होती है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए इसलिए सोचा और कोशिश नाम रखा, क्योंकि मुझे कोशिश में बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है, क्योंकि हम सब कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो मुझे लगा कि जैसे एक छोटी सी बच्ची है वो उड़ना चाहती है तो वो कोशिश है, तो इसलिए मैंने ये नाम रखा। और उसमें क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो इसलिए मैंने उसका जो फ्रेमवर्क है वो इतना ब्रॉड रखा है कि उसमें मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं शुरू किया। मैं समाज में कोई भी चीज़ देखूँ जो मुझे लगे कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए तो उसके लिए मैं कोशिश कर सकूं। मैंने उसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ब्रॉड रखे। और जो सबसे पहला काम मैंने शुरू किया वो एसिड अटैक्स के लिए के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। उसका रीज़न ये है कि इतने हादसे होने लग गए एसिड अटैक्स के और मैंने कई केसेस देखे और एसिड अटैक के जो विक्टिम हैं उनको मैंने देखा। तो उसके बाद मुझे लगने लगा, मैं खुद सोचती थी, लड़की होने के नाते मैं खुद भी घबराती थी कि भगवान ना करे अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए। क्योंकि आप ये देखें कि किसी दिन आपके एक छोटा सा पिंपल हुआ होता है ना, आप सुबह शीशे में देखते हो तो आपका दिल करता है आज ना जाऊं या इसे छुपा लूं या वहाँ ना जाऊं। इंसान के चेहरे पे इतनी सी कोई चीज़ हो जाए तो वो उसे छुपाना चाहता है, उस दिन नहीं जाना चाहता। और अगर आपका चेहरा ही खराब हो जाए
कैसे वो इंसान जीता होगा? आप शीशा देखते होगे तो क्या आता होगा मन में? मतलब मैं समझती हूँ कि किसी को मारना बेटर कि बजाय इसके कि उसको आप उसका चेहरा बिगाड़ दो, उस पर एसिड फेंक दो। और मैं बहुत साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एसिड अटैक इज वर्स देन मर्डर। इट इज वर्स देन मर्डर। मार दिया, खत्म हो गया इंसान, उसके जो रिश्तेदार हैं वही रोते रह गए ना। लेकिन जो जिंदा पल पल मरता है, मैंने एक स्टोरी देखी कि वो लड़की जो है काफ़ी सुंदर थी और पढ़ने वाली लड़की थी। तो वो एक रास्ते पे जाती थी तो लड़के उस रास्ते पे पीछा करते थे। उसने कुछ अरसे बाद अपना रास्ता बदल दिया, वो फिर पीछा करने लग गए। फिर वो कुछ दिन स्कूल जाना बंद हो गई। शायद वो 11वीं 12वीं क्लास की लड़की थी। फिर घर वालों ने पूछा तो वो घर वालों को डरते हुए नहीं बताती थी कि भाई परेशान हो गए या शायद डांटेंगे। तो फिर उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो लड़के फिर पीछे आने लग गए। तो एक दिन उसने रास्ता बदल के जा रही थी, वहाँ वो 4 लड़के आए और उन्होंने उसके चेहरे पे एसिड फेंका और भाग गए। उसकी उन्होंने फ़ोटो दिखाई, मतलब इंसान होने के नाते आप फ़ोटो नहीं देख सकते उसका जो हाल हो गया। कितने उन्होंने ऑपरेशन करवाए होंगे घर वालों ने। तो एक दिन मैंने उसकी माँ को टीवी पे सुना तो उसकी माँ कहती है कि भाई मेरी बेटी मुझे कभी कभी पूछती है कि भाई मम्मी मैं पहचान में आती हूँ, मैं अभी भी पहचान में आती हूँ। मुझे इतना टच किया ये बात। यही बात मैं सोचती थी कि कैसा होता होगा। तो मुझे लगा कि इस पे जितना भी हम कर सकें करना चाहिए। तो मैंने इस पे कई सर्वेज करवाई, स्टडी की। कई स्टेट्स में जैसे हरियाणा में भी, पंजाब में भी पुलिस ऑफिसर से भी पूछा कि भाई इस पे क्या है। तो उनसे स्टडी पूरी इकट्ठी करके फिर मैंने फ्रेमवर्क बनाया कि क्या क्या होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है देश में सबसे पहली PIL मैंने डाली थी। तो उस PIL को शुरू में कोर्ट्स ने, मैं कहना चाहूँगी कि बड़ा सीरियसली नहीं लिया, जैसे क्या PIL डाल दी और इस तरह से। खैर नोटिस कर दिया उन्होंने, कार्रवाई होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जब देश में ये इशू बनने लगा तो तब कोर्ट्स भी उस पर थोड़ी सी कार्रवाई करने लगी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सोशल जो इशू मीडिया में आ जाए फिर कोर्ट्स भी ध्यान देने लग जाती हैं। वरना कई बार इतना गंभीर इशू भी, मैं ये नहीं कहती वो कोर्ट्स किसी पे नहीं ध्यान देती, पर कई बार बड़े गंभीर इशू को भी इग्नोर कर देती हैं। तो उसमें मैंने 3-4 चीज़ें मांगी। पहली तो ये कि एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, जैसे डाउरी एक्ट में, मतलब डाउरी का जो केस है 304B डाला गया, जिसको मर्डर से इक्वेट किया गया, स्पेशल एक्ट उसमें प्रोविजन की IPC में। तो मैं ये चाहती थी कि IPC में ही इसकी स्पेशल प्रोविजन की जाए, एक अलग से कानून नहीं बनना चाहिए। IPC में ही स्पेशल इसको दर्जा देना चाहिए इस क्राइम को, क्योंकि नहीं तो पुलिस वाले इसको थप्पड़ मारने जैसा एक कोई समझ लेते हैं क्राइम, या क्या ऐसे ही रजिस्टर कर दिया या नहीं भी किया। तो दूसरी हमारी डिमांड थी कि जितना भी खर्चा लड़की का हो वो सरकार उठाए, क्योंकि 30-30, 40-40 सर्जरीज होती हैं ऐसे पेशेंट की। कईयों की कान ख़त्म हो जाता है, आंख ख़त्म हो जाती है, चेहरा तो खैर बिगड़ता ही है। तो वो उतनी सर्जरीज का खर्चा नहीं दे सकते, तो सरकार खर्चा दे और बाद में जो जिसने किया है ऐसा एक जो कन्विक्ट है उससे वसूल किया जाए, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी अटैच करे, जो भी करे सरकार। एक बार उसको पता लगे कि मैंने दूसरे का जीवन कैसे बिगाड़ा, ना सिर्फ उसको सजा हो, जेल हो, बल्कि उसकी जितना भी खर्चा है उससे वसूल किया जाए। ये सरकार करे, विक्टिम नहीं। उसको तो फर्स्टली मेडिकल की ज़रूरत है ना, तो वो सारा खर्चा सरकार करे। ये दूसरी डिमांड थी। तीसरा हमारा कहना था कि उसका रिहेबिलिटेशन हो। 90%, 95% लड़कियों पे ये अटैक होते हैं, महिलाओं पे होते हैं। अब आप देखिए कि अगर वो मैरिड है और उसका चेहरा या कुछ बिगड़ गया, बहुत बार उसको छोड़ देते हैं, ससुराल वाले छोड़ देते हैं, पति छोड़ देता है। अगर वो अनमैरिड है तो उसकी शादी नहीं होती।
अगर वो किसी जॉब में काम कर रही है, हाँ सरकारी है तो वहाँ रहेगी, अगर प्राइवेट जॉब में कर रही है तो निकाल देंगे, अगर नहीं कर रही है तो उसे मिलेगी नहीं। तो मैं ये कहती हूँ क्योंकि अपने देश में एक तमाशा बना हुआ है, किसी का कुछ हो जाए उसको पैसे पकड़ा दो। पैसे नहीं, उसको आप उसके पैरों पे खड़ा होने के लिए जिस चीज़ की वो योग्य है वो करें। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये एक बिजनेस भी बन जाए। जैसे एक दो कोई थे, वो मुझे कहें जी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं है सरकारी, हाँ आपको सेटल करना चाहिए, ऐसा सरकार प्रावधान करे आप जिस योग्य हो। क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ के योग्य होता है, तो उस लड़की को, उस महिला को उसके पैरों पे खड़ा होने के लिए मतलब रिहैबिलिटेशन जिसको कहते हैं, वो उसकी प्रावधान होना चाहिए। और चौथा बड़ा इम्पॉर्टेंट हमने ये कहा कि प्रिवेंशन भी होनी चाहिए। ये सारी तो वो हो गई ना, जब हो गया तो प्रिवेंशन होनी चाहिए कि जो सेल एसिड की सेल है, अपने देश में सबसे आसान है एसिड खरीदना। आप और वैसे भी अगर आप इन केसेस की स्टडी करो तो बहुत ही कम प्लान्ड एसिड अटैक होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे समझो एक लड़का है, लड़की के पीछे जाता रहता है, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती। हमारे समाज में परवरिश ऐसी है, लड़का कहता है लड़की ने मना कर दिया, तो वो गुस्से में गया, एसिड खरीदा, कहीं से भी मिलता है, छोटे टाउन्स में तो रेडी शेडी पे भी मिलता है, तो आपने उठाया और गए और लड़की पे डाल दिया। ना इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है इस वेपन के लिए, ना इसको चलाने की कोई टेक्निक आनी चाहिए, और ईजिली अवेलेबल है। तो इसलिए जो इसकी ईजी अवेलेबिलिटी है उसको, उस पर रोक होनी चाहिए। जो भी एसिड बेचे वो लाइसेंस वाला ही एसिड बेच सकता हो, और जब वो बेचे तो पर्टिकुलर गाइडलाइंस होनी चाहिए वो किस चीज़ के लिए बेच सकता है, और जिसको भी बेचे उससे वो नाम, पता, एड्रेस, जैसे अपना सिम कार्ड है, ये जो हमने मांगा था इम्प्लीमेंटेबल है। ये सिम कार्ड्स पहले ऐसे ही मिलते थे, अभी हर सिम कार्ड के साथ आपको फोटो देना है, प्रूफ देना है। जब जिसने बेचना है, जब वो इतनी 4 बातें किसी को कहेगा ना, तो वो वहीं से वापस हो जाएगा। जब वो एक बार वापस हो गया लड़का, तो तब तक तो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि एकदम ज़्यादातर हादसे गुस्से के। तो इस चीज़ पे रोक होनी चाहिए। तो मेरी PIL में फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट बाद में कंसिडर भी हुई सरकार ने। तो उसमें एक चीज़ तो मान ली कि इसको स्पेशल कानून बना दिया, IPC में ही इसका स्पेशल सेक्शन बन गया। अब इसको थप्पड़ मारने जैसा या ऐसा छोटा मोटा नहीं ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो बाकी 3 डिमांड्स हैं वो अभी पूरी नहीं हुई। उसमें तो कोर्ट्स ज़रूर करने लग गई हैं कि किसी को कुछ पैसे दे दिए, कुछ है, पर वो ये हो गया ना, किसी को 5 लाख मिल गए, किसी को 50,000 मिल गए। यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो अभी बाकी हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में कि कैसे थमेगा, कैसे? ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैंने इन केसेस से जब मैं डील करी थी और स्टडी की, तो मुझे ये समझ में आई कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है। कानून तो ठीक है, हम कानून तो चाहिए, वो एक अलग बात है तो बेसिकली सामाजिक प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम और लड़कियों के साथ छेड़खानी, औरतों के साथ दूसरा क्राइम, बलात्कार हो, छेड़खानी हो, या औरत को नीचा समझना, वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। वो ही मानसिकता है जो इसके पीछे भी है। कि क्या केसेस आप देखेंगे कि लड़का छेड़ता है, लड़की के पीछे जाता रहता है, अगर वो ना कर देती है तो दिमाग में आया मुझे कैसे ना कर दी। वो सेम मानसिकता है जिसके तहत लड़के छेड़ते हैं कि लड़की तो छेड़ने की चीज़ है। या रेप में भी बहुत सारे सिर्फ हवस के कारण रेप नहीं होते, कई बार सबक सिखाने के कारण रेप होते हैं। तुम कैसे कर दिया, वो सेम बात यही है कि तूने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया, और मैं तो तेरा शक्ल इतनी बिगाड़ दूंगा तो किसी लायक नहीं रहेगी। ये वो सेम मानसिकता है। और मैं समझती हूँ कि ये इसमें परवरिश का बहुत बड़ा दोष है। हमारे देश में माँ बाप बच्चा पैदा करने से माँ बाप बन जाते हैं, वो तो जानवर भी बन जाता, जानवर भी बच्चा पैदा करता। बहुत सारे विकसित देशों में माँ बाप पहले ट्रेनिंग लेते हैं कि बच्चा, और वो मतलब कॉन्शियस डिसीजन होता है कि अब बच्चा पैदा करना है। और बच्चा पैदा हमने इसलिए करना है क्योंकि हमने उसको इस तरह पालना है, इस तरह पालना है। अपने यहाँ तो हो लिया। और माँ बाप जो हैं जिस तरह लड़के को पालते हैं
उसको ये शुरू से समझाते हैं भी तू तो पता नहीं भगवान की क्या देन आ गया दुनिया में, लड़का आ गया, और लड़की आ गई तो क्या लानत आ गई है। तो ये वहां से ही शुरू हो जाती है बात। फिर हमारे यहाँ पर स्कूल्स कोएड नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि मैं एक देश में मुहिम चलाना चाहती हूँ कि स्कूल्स कोएड होने चाहिए, क्योंकि जब स्कूल कोएड होंगे तो बच्चे बच्चियां जब छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे से आप इकट्ठे बच्चे बच्चियां पलते हो साथ में, तो आपके दिमाग से लड़कियों के प्रति जो दुष्भावना है वो खत्म होती है, क्योंकि आप जानने लगते हो उसे। जब आप किसी को जानने लगते हो तो जिज्ञासा, नफरत या क्यूरियोसिटी जो भी आप समझे वो खत्म होती है। आप उसको भी, लड़की को भी एक इंसान की तरह ट्रीट करने लगते हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि स्कूलिंग कोएड हो, और स्कूल्स का करिकुलम बदलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। स्कूलों में खाली रट्टा है, इंसान तो बनाते ही नहीं। गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग तो हमारी स्कूल की एजुकेशन बनाती ही नहीं, सिर्फ रट्टा मरवाती है। आप देखोगे कि बच्चे को एडमिशन दिलाना है, इसलिए 3 साल का बच्चा भी गोद में उठाया होगा ना, माँ बाप उसको 1 2 3 बोल ABC ऐसा कराने लगते हैं। भाई उसने इंटरव्यू देना है बच्चे ने नर्सरी या प्री नर्सरी में एडमिशन के लिए, तो सब कुछ रट्टा है। गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग की एजुकेशन ही नहीं है। अगर ये एजुकेशन हो जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनके लिए स्कूलिंग में ऐसा हो, जो बड़े हो गए हैं हर जगह लड़कों की, पुरुषों की जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। अगर कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, जॉब्स में आ गए हैं, बल्कि मैंने पीछे एक बार पढ़ा था कि आर्मी में अब एनरोलमेंट जो है उसमें एक साइकोलॉजिकल उन्होंने टेस्ट भी जोड़ा है। एक साइकोलॉजिस्ट रहेगा जो ये जज करेगा कि जो लड़का आया है भर्ती होने, उसकी औरतों के प्रति क्या मानसिकता है। ये बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली पुलिस में। और जो बाबूडम है या अफसरशाही पब्लिक के साथ डीलिंग में है, उनकी तो अपॉइंटमेंट ही इसी आधार पे एक मेन क्राइटेरिया पे होनी चाहिए कि उनकी औरतों के प्रति क्या मानसिकता है। क्योंकि अगर जो पब्लिक डीलिंग में और लॉ एनफोर्समेंट वाले लोग हैं उनकी मानसिकता अगर स्वस्थ होगी औरतों के प्रति, तो समाज में अपने आप ही स्वस्थ होगी। अभी क्या है कि जो कांस्टेबल भर्ती होता है या कोई पुलिस वाला भर्ती होता है, वो भी कहता ला एक ही गल है, छेड़ना की होंदा, वो तेन देखदा ही सी ना, कुछ किया ते नहीं। अभी भी तो इसीलिए लॉ बदला कि भाई देखना, घूरना, पीछा करना ये भी क्राइम है। नहीं तो पहले तो ये था ना, इसके लिए क्या आए हो। रंजना, आप मुझे ये भी बताएं कि महिलाएं और जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव? देखिए, एसिड अटैक का कुछ अलग नहीं है, छेड़छाड़ जैसा ही है। जैसे हमने छेड़छाड़ के लिए और किसी दुष्कर्म के अगेंस्ट प्रिकॉशन लेने हैं, सेम ही ये है। अगर आपको कोई लड़का पीछा करता है, देखिए एक बार कोई छेड़ता है तो मुझे लगता है पंगा नहीं लेना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रही हूँ, चुप हो जाओ। अगर वो लड़का दोबारा छेड़ता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। अगर फिर छेड़ता है इसका मतलब वो पीछे पड़ गया। जब वो आप पीछे पड़ गया है फिर उसको सीरियसली लेना चाहिए। इसका मतलब कि वो अब आप पे नज़र रखता है और उसने एक हल्की फुल्की या छेड़छाड़ नहीं थी, वो उसने अब आपको नज़र में रख लिया। तो फिर आपको अपनी माँ को ना बता सको, अपनी बहन को ना बता सको, अपनी सहेली को, जिसको भी आप बता सकते हो बताओ ज़रूर। इसको हल्के से ना लो कि फिर क्या हो गया, या किसी खुशी में ना रहो भी छेड़ रहा है, क्योंकि ये घातक हो सकता है। जब उसको जिस समय भी आप उसे जवाब दोगे तो उसको लगेगा भी पहले तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो पीछे ही आ रहा था, अब ये जवाब दे रही है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि 2-3 लड़के आने लग गए हैं, फिर तो पहली बार में ही सतर्क हो जाओ, क्योंकि फिर वो आपको कोई चाहने वाला नहीं आ रहा, फिर वो उनकी अलग सोच है।
चाहे तो वो किसी दिन आपको घेर के आपके साथ कोई और दुष्कर्म कर सकते हैं, या आपके साथ इस तरह का एसिड अटैक या इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को हल्के से नहीं लेना। अच्छा, एक आप देखोगे कि लड़कियों में, महिलाओं में एक आदत होती है, हर लड़की को छेड़ा जाता है, सुंदर हो ना हो, मोटी हो, पतली हो, बूढ़ी हो, हर औरत को मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में ये भुगता होता है। छोटी सी बच्ची से ही छेड़खानी शुरू हो जाती। लेकिन सब लड़कियां, औरतें एक दूसरे को कहेंगी मुझे तो नहीं कोई कहता, तेरे कोई कहता है। ये लड़कियों की जो बीमारी है ना, ये पहले तो उनको हटानी चाहिए। मेरे को तो अगर कोई लड़की कहती थी ना, लो मुझे तो नहीं कोई कहता, मैं उसको कहती थी क्यों भाई तू खुश रह जो तुझे नहीं कहता कोई। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं, हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बड़ी शरीफ हूं, तू ही ऐसी होगी तभी तेरे को कोई कहते हैं। जिससे क्या होता है, लड़कियां अलग अलग दिखती हैं, एकजुट नहीं होती। क्यों लड़के इस तरह कर पाते हैं? उनको ये पता है कि लड़कियां आपस में मिलती नहीं है, इकट्ठी नहीं होती, जेलसी होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़कियां जेलसी रखती हैं। इस कारण लड़कियां बटी रहती हैं, वो अकेली अकेली होती हैं, लड़के इकट्ठे होते हैं। आप देखोगे कि आपका बॉयफ्रेंड होगा, आपको लगेगा कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है, वो जाके अपने सारे फ्रेंड्स को आपकी एक एक चीज़ बता रहा होगा, क्योंकि लड़के इकट्ठे होते हैं। लड़की तो एक दूसरे को, अपनी फास्ट फ्रेंड को भी नहीं बताएगी कि मेरा अफेयर चल रहा, और चल भी रहा है तो उसमें चीज़ें बहुत सारी छुपाएगी। तो ये जो सोच है, हमें अपने आप को शरीफ का सर्टिफिकेट ले नहीं चाहिए। अपनी सुरक्षा पहले देखो, आपको सुरक्षित होना है, शरीफ का सर्टिफिकेट मत ढूंढो। तो इस तरह का कोई भी चीज़ हो तो उसकी अगर आप इस तरह की ड्रामा नहीं करोगे कि मैं शरीफ हूँ तो तभी तो आप दूसरे को बता सकोगे। अब मुझे किसी ने छेड़ा तो मैं आपको अगर शरीफ का ही ड्रामा करती रहूँगी तो क्या बताऊँगी? मैं तो तभी आपको बताऊँगी ना। चाहे आप मेरी सहेली मुझे बाद में ताना भी मारे, पर वो ताना सहना बेटर है मदद से। कम आप मुझे चाहे ताना मारो, लेकिन मदद तो मेरी करोगी। एक बंदे, मैं अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, कोई भी लड़की, मैं तो कहती हूँ अगर वो कहीं भी जाती है, किसी एक व्यक्ति को जरूर बता के जाए भी मैं वहाँ गई। बहुत सारे रेप के इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लड़कियां बता के नहीं गई होती किसी को। अब मैं अगर जा रही हूँ, आप मेरी फ्रेंड हैं, मैंने आपको बताया कि मैं उसके साथ फलाने के साथ इस जगह जा रही हूँ, उसका फ़ोन नंबर भी दे गई, उसका नाम भी दे गई। कल को वो मेरे को ले जाके कहीं पर कुछ करने लगता है तो मैं उसको बोलूँगी कि भाई किसी गलतफहमी में मत रहना, वहाँ पता है मैं किसके साथ आई हूँ, तो अगला वो हादसा नहीं करेगा। जब आप गुमनाम गई होती हो तो अगले को भी पता है भी ये लड़की तो किसी को बता के आई नहीं, तभी वो 4 दोस्त और भी लाया होता है तो आपके साथ कुछ भी कर लेता है। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके साथ भी जाती हो उसका पता और किसी एक व्यक्ति को ज़रूर पता हो। रंजना, यदि कोई एसिड अटैक की घटना हम सबके सामने आती है, पब्लिक के सामने आती है, तो क्या कदम उठाने चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उसको किसी तरह अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि जो उसके ऊपर एसिड पड़ा है उसकी जो डैमेज है वो अगर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मेडिकल एड मिलता है तो वो डैमेज कम हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो हमने बंदा बचाना है ना, साथ ही पुलिस को फ़ोन कर दो। लेकिन पुलिस कार्रवाई के लिए वेट मत करो, क्योंकि वो अपने हिसाब से आते हैं, क्या हो गया जी, क्या हो गया। इतनी देर में जिसके ऊपर एसिड पड़ा है उसका तो बिगड़ता गया ना। सबसे ज़रूरी है कि उसको मेडिकल हेल्प मिले, अस्पताल किसी ना किसी तरह डॉक्टर के पास अस्पताल उसे पहुंचाओ और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करो। और कोशिश करें जो लोग आसपास देख रहे हैं, कम से कम समाज में इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि जिन्होंने देखा है वो जो करके गया है उसका कोई हुलिया, उसका कोई फ़ोन, मतलब उसका स्कूटर नंबर, कोई कार नंबर या उसका कोई पहचान करने की कोशिश। आजकल तो मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, फटाफट आप फ़ोटो ही खींच सकते हो, ये एक बात है। लेकिन सबसे पहले लड़की को या जिसके ऊपर भी हुआ है उसे डॉक्टर के पास पहुँचाओ ताकि उसका कम से कम उसको नुकसान हो उससे। तो ये बहुत ज़रूरी है। रंजना, आपने बहुत ही जानकारीपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी महिलाएं जो भी इस शो को देखेंगी इससे लाभ उठाएंगी। आपने इसके लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों,
ये थी रंजना शाही, जो एक फाइटर है, एक एक्टिविस्ट हैं, काउंसलर भी रह चुकी हैं और समाज को दिशा दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। ये थी हमारी आज इनसे मुलाकात। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम आपको फिर मिलेंगे अपने इस चैट शो में। यदि आपके पास भी हैं ऐसे कोई सुझाव, ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई अनुभव जिसे आप इस मंच के माध्यम से बांटना चाहती हैं और उस सुझाव से अनेक महिलाओं की ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है, तो आप हमें ज़रूर लिखिए, आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। लॉगिन करिए www.wtvindia.com पर और आप हमें ईमेल कर सकते हैं wtvindia@gmail.com पर। हमें बहुत खुशी होगी आप WTV टीम का हिस्सा बने। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।